Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is analytical solution of LCR series circuit. तो हमने पहले इंडिविजुअली हमने सर्किट में स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे पास एक रजिस्टर्स अवेलेबल है, उसको हमने एसी सोर्स दे दिया, देन आफ्टर हमने उसका सर्किट का बिहेवियर में चेक किया, देन आफ्टर हमने एक इंडक्टर कंसिडर कर लिया, उसको हमने एसी सप्लाई किया, देन आफ्टर हमने उसका बिहेवियर हमने चेक किया, देन आफ्टर हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के साथ हमने एसी सप्लाई कर दिया, देन आफ्टर उस सर्किट का बिहेवियर के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। बट हमने एग्जैक्ट लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे पास तीन एलिमेंट अवेलेबल है और तीन एलिमेंट को हमने एक सीरीज में लगा दिया और देन après हमने एसी सोर्स सप्लाई किया, तो उस सर्किट का बिहेवियर के बारे में स्टडी किया हुआ था। ठीक है, ओके। तो वो जो वाली मेथड थी, वो मेथड में हमने एक फेजर डायग्राम का यूज़ करके हमने मैथमेटिकली स्टेप को एक मीन्स के हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके वो जो मैथमेटिकली स्टेप है उसको हमने रिड्यूस किया हुआ था। बट अभी आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि भाई एलसीआर सीरीज सर्किट का एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो एनालिटिकल का क्या मीनिंग होता है कि भाई हमने उसको फेजर डायग्राम से हमको डिस्क्राइब नहीं करना है, बट एक मैथमेटिकली स्टेप से आपको डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे कि भाई एलसीआर सीरीज सर्किट इज अ डिस्क्राइब फॉर दी फेजर डायग्राम, तो आपको वो वाली मेथड से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है कि भाई एनालिटिकल सॉल्यूशन, और अगर आप इसमें फेजर डायग्राम वाली मेथड लिख के आए तो आपका मार्क्स आने वाला है 0। ठीक है, बट आपको एनालिटिकल सॉल्यूशन दे रखा है तो आपको उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको फेजर डायग्राम का यूज़ नहीं करना है, वो आपको बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। ठीक है, ओके। हमने इसके एनालिटिकल सॉल्यूशन हम देखने से पहले हम देखेंगे कि भाई अभी तक हमने कौन कौन सा एक्सप्रेशन में डिराइव किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमारा एसी करंट कैसे जनरेट हुआ। तो पहले एसी करंट को जनरेट करने वाला होता है एक एसी इंड्यूस ईएमएफ, अल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ को कैसे हमको मिला कि भाई हमारे पास एक एसी जनरेटर अवेलेबल था, इसमें हमारी कॉइल मिस के रोटेट हो रही थी और अब कॉइल कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी से आप रोटेट करवाएंगे। ठीक है, ओके। तो एक्सटर्नल एजेंसी से आप रोटेट करवाएंगे तब उसका फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। दिस इंड्यूस ईएमएफ इट इज अ डज नॉट कंटिन्यूस इंड्यूस ईएमएफ, इट इज़ अ नॉट कॉन्स्टेंट ईएमएफ। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी एक पीरियडिकली चेंज होती है, तेना पर उसका मैग्नीट्यूड इज अ कंटिन्यूसली एक्सचेंज, उसका मैग्नीट्यूड इज अ कंटिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, ओके। सो दैट इसमें से जो प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। दिस इंड्यूस करंट इज अ नेचर इज अ फॉर एसी। कैसे एसी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी पीरियडिकली चेंज होगी, तेना पर उसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इंड्यूस ईएमएफ का भी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, साइनोसॉइडल ग्राफ से हमने एक्सप्रेशन किया हुआ था और उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सो दैट करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमको फाइंड आउट होगा। ओके भाई, इसमें ई नॉट और आई नॉट क्या है, दिस इज अ पीक वैल्यू है। क्या है पीक वैल्यू? पीक वैल्यू का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, देन अपन हमको फाइंड आउट करना है कि भाई IRMS की वैल्यू मीन्स के इफेक्टिव करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई एसी करंट की वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो करंट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल थी, एक कंपोनेंट मेथड एंड देन आफ्टर एक इफेक्टिव मेथड। बट आप कंपोनेंट का मेथड का नहीं यूज करेंगे, एक इफेक्टिव मेथड का यूज करके आपने करंट को मेजरमेंट किया। दिस करंट इज नोन एज द डीसी करंट, नॉट एसी। ओके, बट हमको तो फाइंड आउट करना था अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करने के तरीके हमने एक दूसरे अप्लाई किए। कैसा कि भाई वर्क डन ड्यू टू दी एसी करंट इज इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू दी डीसी करंट। इन दोनों का वर्क डन सेम ही होता है। ठीक है, ओके। तो दोनों का वर्क डन सेम होता है, दोनों का वर्क डन का तरीका भी सेम होता है, तो क्या होगा कि भाई इन दोनों के डीसी करंट में क्या होती है, डीसी करंट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली ड्रिप होता है, ड्रिप। ठीक है, वो एक ट्रैवलिंग करेगा, उसकी एक ड्रिप वेलोसिटी होती है, वो एक मिस के ड्रिप करेगा एक एट द मिनिमम डिस्टेंस पे। ओके, बट हमारा एसी करंट में क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन ड्रिप नहीं करती है, वो मूवमेंट तो करती है बट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो वापस आ जाती है। तो वो कौन सी मोशन करेगी, एक ऑक्सीलेशन मोशन करेगी। ठीक है, वो मिस के वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन वो चल के नहीं जाती, ओनली फॉर उसका इम्पल्स वहाँ पे जाता है। ख्याल है आपको? ओके, तो हमको क्या निकालना था कि भाई हमने फाइंड आउट किया कि भाई वर्क डन ड्यू टू द डीसी करंट इज इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू द एसी करंट।
तो क्या हुआ कि भाई हमने जो डीसी करंट ले लिया है वही हमारे लिए क्या है, एसी करंट है, ठीक है। बट हमको जो एसी जनरेटर में से जो प्रोड्यूस होने वाला है, दिस करंट इज नॉन एज डीसी करंट, बट इसमें से कौन सा फाइंड आउट होने वाला है, इसमें से हमको एक एसी करंट मिलने वाला है। तो हमको पहले ही एसी करंट को मिला, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, हमको एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। कैसी रिलेशनशिप, इफेक्टिव करंट और पीक वैल्यू की रिलेशनशिप, तो वो भी हमने डिस्क्राइब की और हमको फाइंड आउट हुआ कि भाई आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट टू, आई एम इज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर। देन आप हमने कैपेसिटर को लगाया एसी सोर्स के साथ और हमने चेक किया कि भाई कैपेसिटर इज नॉट चार्ज। Why is not charged? Because during the one complete cycle, capacitor is a charge, is a half cycle, and second half cycle capacitor is a uncharged. So that अगर कैपेसिटर को आपको चार्ज करनी है तो आप उसको हाफ साइकिल के लिए आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपका टाइम पीरियड भी आपको हाफ ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ऐसा हमने आई मीन निकाला था, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था एक सेकेंड एक फेजर डायग्राम। ओके, तो फेजर डायग्राम इज अ डिफरेंस बिटवीन द ERMS एंड IRMS। ओके, तो ERMS क्या है, ERMS इज इक्वल टू इफेक्टिव इंड्यूस EMF और IRMS इज इफेक्टिव इंड्यूस करंट, ठीक है। उसका फेज डिफरेंस के बारे में आपको स्टडी करना है कि भाई एसी सर्किट में ऐसा जरूरी नहीं होती है कि भाई हमारी जो EMF है और देन आफ्टर हमारे पास एक इंड्यूस करंट अवेलेबल है, दोनों की वैल्यू एक सेम टाइम पे एक पीक वैल्यू पे आए और दोनों की वैल्यू एट दी सेम टाइम पे जीरो पे आए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उसकी बीच में का टाइम वेरिएशन भी होता है। दिस टाइम वेरिएशन इज कन्वर्टेड इनटू दी फेज। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस हम बोलेंगे, ठीक है। वो फेज डिफरेंस के बारे में भी हमने स्टडी किया हुआ था, ठीक है। ओके, देन आप हमने इंडिविजुअली सर्किट देखा, दिस इज आर। ओके, तो हमने ओनली फॉर एक रजिस्टर सर्किट देखा, तो रजिस्टर सर्किट में हमने देखा कि भाई उसका अपोजिशन करंट हमको मिल रही थी आर, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। अपोजिशन ऑफ करंट है इस सर्किट का, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप ऐसे सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम करेंगे तब भी करंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। देन आफ्टर उसकी बीच का जो फेज डिफरेंस, किसकी बीच का फेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है जीरो। सो दैट हमारा जो करंट होता है वो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन में जनरेट होने वाला है, ठीक है। उसका फेजर डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया था, देन पर वेव डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया हुआ था। देन पर हमने दूसरी सर्किट देखी थी इंडक्टर सर्किट। तो इंडक्टर सर्किट का हमने दोनों इक्वेशन हमने स्टडी किया और देन पर हमको मालूम पड़ा कि भाई हमारा करंट पीछे रह गया है, मींस के करंट हमारा लेग हुआ है, कितना लेग हुआ है, π/2, सो दैट फेज डिफरेंस इज π/2। देन पर उसका अपोजिशन ऑफ करंट हमने फाइंड आउट किया, उसका अपोजिशन ऑफ करंट हमको मिला ओमेगा इंटू एल। व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा कि भाई उसका जो इंडक्टर है, इंडक्टर तो कांस्टेंट होगा बट उसके साथ हमने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे अपोजिशन ऑफ करंट। तो उसका अपोजिशन ऑफ करंट इज अ वेरिएबल। कैसे वेरिएबल, कि अगर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा या कम कर दिया तो उसका अपोजिशन ऑफ करंट भी ज़्यादा या कम हो सकता है। ख्याल है आपको। ओके, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो अपोजिशन ऑफ करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपका जो सर्किट का करंट है इज अ ब्लॉक, तो सर्किट का करंट ब्लॉक हो जाएगा। सो दैट एसी करंट इज नॉट अलाउड बट डीसी करंट इज अलाउड, बिकॉज डीसी करंट में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, तो अपोजिशन ऑफ करंट हो जाएगी जीरो, ठीक है। यहाँ पर उसका फेजर डायग्राम भी आपने ड्रॉ किया और वेव डायग्राम भी आपने ड्रॉ किया, और वो जो ओमेगा एल है उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसका यूनिट होता है ओम। ओके, देन अपन ने देखा था ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट के बारे में, तो ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में हमारी करंट होती है लीड, π/2 जितनी लीड होती है, ठीक है। ओके, तो फेज डिफरेंस भी π/2 मिलेगा हमको। देन आफ्टर पोजीशन ऑफ करंट हमको फाइंड आउट हुआ 1/ओमेगा/c, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो इसमें आप देखिए कि भाई ओमेगा डिवाइड में है, अगर हम एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो हमारा रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, और रिएक्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो एसी करंट इज अलाउड बट डीसी करंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। ओके, देन आपने उसका हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया और वेव डायग्राम ड्रॉ किया। ओके, देन आपने हमने LCR सीरीज सर्किट का एक क्या निकाला, LCR सीरीज सर्किट का एक फेजर डायग्राम से उसकी इक्वेशन, करंट की इक्वेशन निकाली। उसमें हमने इंपीडेंस की इक्वेशन भी डिराइव की, Z इज इक्वल टू रूट R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, या तो XL माइनस XC स्क्वायर आएगी। भाई XC माइनस XL या XL माइनस XC वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, कि भाई किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस ज़्यादा है इज कंपैरिजन टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आपकी जो LCR सीरीज सर्किट है ना वो कैसा बिहेव करेगी, तो आपकी जो LCR सीरीज सर्किट है वो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस तरीके वो बिहेव करेगी, ठीक है। अगर आपका मीन्स के एलिमेंट XL
मीन्स के इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अ मैक्सिमम टू द कैपेसिटी रिएक्टेंस, सो दैट आपकी जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करेगी, आपकी जो पूरे की पूरी एलसीआर सीरीज सर्किट अवेलेबल है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा वो बिहेव करेगी। ठीक है, इसमें आपकी करंट क्या होगी, लैग होगी। अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस जैसा बिहेव करेगी तो आपकी करंट लीड हो सकती है। ठीक है, ओके। तो इसलिए आपकी जो इम्पीडेंस का इक्वेशन है इसमें एक्सी माइनस एक्सएल भी आ सकता है। एक्सी माइनस एक्सएल कब आ सकता है, अगर एक्सी की वैल्यू ज़्यादा है इज कंपेरिजन टू एक्सएल, और एक्सएल माइनस एक्सी भी आ सकती है अगर एक्सएल की वैल्यू से ज़्यादा इज कंपेरिजन टू एक्सी। ठीक है, ओके। तो उसका हमने इक्वेशन भी निकाला था, करंट का इक्वेशन आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन जेड ऑन व्हाट इज द जेड, जेड इज अ इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस का क्या मीनिंग होता है, वो करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया इम्पीडेंस। देन आपने हमने करंट मीन्स के रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तीन का हमने पावर भी निकाला था। तो पावर हमको ओनली मिला था रजिस्टर का P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देन आफ्टर हमारा इंडक्टर का भी पावर होगा 0, देन आफ्टर कैपेसिटर का भी पावर होगा 0। ओके, देन आफ्टर टुडे हमको देखना है कि भाई एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ द एलसीआर सीरीज सर्किट, और देखने के बाद हमको एक छोटा सा एक टॉपिक भी हमको स्टडी करना है कि भाई हमारी जो लास्ट में जो करंट की इक्वेशन हमारी फाइंड आउट होगी आई इज इक्वल टू बी एम अपॉन जेड, वो करंट की वैल्यू आप मैक्सिमम आप कैसे कर सकते हो, वो करंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम करनी है। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइड वाला जो पोर्शन है उसको कम करना पड़ेगा। अगर उसको आप कम करेंगे तो ही करंट मैक्सिमम होगी ना। तो डिवाइड में हमारा इम्पीडेंस अवेलेबल है, और इम्पीडेंस का इक्वेशन होता है जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। इन तीन एलिमेंट से आपको कोई ना भी एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट अवेलेबल है, इसमें से आपको कोई भी एलिमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। हम वहाँ पे रिड्यूस करेंगे और इम्पीडेंस का हमारा इक्वेशन डिक्रीज करेंगे तो हमारी करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ओके। हम पहले एनालिटिकल का सॉल्यूशन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई करंट की वैल्यू हम कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। टुडे आवर टॉपिक इज एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो हमने जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किए हुए थे एलसीआर सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम से, हमने उसका इक्वेशन में डिराइव किया था करंट का इक्वेशन। करंट का इक्वेशन हमको मिल रही थी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। ठीक है, बट हमको अभी एनालिटिकल सॉल्यूशन से हमको निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या ड्रॉ करते हैं, सर्किट डायग्राम। हमारे पास एक इंडक्टर अवेलेबल है, एक रजिस्टर अवेलेबल है और एक कैपेसिटर अवेलेबल है। तो तीन को हम सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, तो सीरीज में लगाने से क्या फायदा होगा कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन के बारे में हमको मालूम है। अगर हमने जो सीरीज में लगाया तो कोई जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा, तो करंट ऑब्वियसली क्या होने वाला है, सेम। बट अगर आपने जो पैरेलल कनेक्शन की हुई है तो इसमें जंक्शन पॉइंट आएगा, तो जंक्शन पॉइंट आएगा तो वहाँ पे से ऑब्वियसली आपकी करंट क्या होने वाली है, डिवाइड होने वाली है। बट पोटेंशियल इज इक्वल टू सेम, और सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल इज अ डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस को, एक इंडक्टर को, देना पर एक कैपेसिटर को। ठीक है, तीन एलिमेंट को आपको सीरीज कनेक्शन करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ करता हूँ सर्किट डायग्राम। ठीक है, आपको भी सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस के कनेक्ट करूँगा रेजिस्टेंस को, देन आफ्टर इंडक्टर को, और लास्ट में कैपेसिटर। ठीक है, ओके, तीन एलिमेंट आ गए और उसको मैंने सप्लाई कर दिया एसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स का सिंबल क्या होती है वो भी आपको मालूम होगा। यहाँ से आपको ऐसा वेव ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन हुआ है। ओके, तो वो जो एसी सोर्स है वो एसी सोर्स आपने कितना सप्लाई किया वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आप V इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी आप लिख सकते हो, दिस इज अ एसी सोर्स। ठीक है, और ए वाला एलिमेंट कौन सा था, रेजिस्टेंस। दिस एलिमेंट इज अ इंडक्टर एंड दिस एलिमेंट इज अ कैपेसिटर। एसी सोर्स में से कोई एक इलेक्ट्रिक करंट का मिस के जनरेट होगा। दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अ इंड्यूस करंट, दिस इज आई एम। ठीक है, आई एम मैक्सिमम। इन दोनों टर्मिनल के बीच में भी करंट यही रहेगा, इन दोनों की टर्मिनल के बीच का भी करंट यही रहेगा, और दोनों मिस के टर्मिनल का इन दोनों टर्मिनल के बीच का भी करंट यही रहने वाला है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट इज सेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन सीरीज कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, but potential difference is divide.
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपकी डिवाइड होने वाली है। ठीक है, इन दोनों का टर्मिनल का इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा VR, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज VR, एंड इन दोनों के बीच का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VL, देन आपने इन दोनों के टर्मिनल का डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VC। ओके, कि भाई VR आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रजिस्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओम्स लॉ में आपने स्टडी किया हुआ था कि भाई V इज इक्वल टू IR, तो उसका पोटेंशियल हमको मिल रहा है IR। ठीक है, देन आप इंडक्टर का पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे, इंडक्टर का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, इंड्यूस EMF फॉर इंडक्टर E इज इक्वल टू माइनस LDI/dt, बट उसका ओनली पर आपको मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, सो दैट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, LDI/dt आप लिख सकते हो। देन आपको कैपेसिटर का पोटेंशियल आपको निकालना है, तो आपको कैपेसिटर का चार्ज का इक्वेशन मालूम है कि भाई कैपेसिटर का चार्ज का इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू CV, सो दैट V इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, V इज इक्वल टू Q/C लिख सकते हो ना, तो उसका भी पोटेंशियल को क्या फाइंड आउट हुआ, Q/C हमको फाइंड आउट हुआ। तो ये तीनों दिन का आपको पोटेंशियल अभी मिल रही है। ठीक है भाई, आपने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की, तो फिगर का एक सेंटेंस आना चाहिए कि भाई हेसियन फिगर LCR सीरीज सर्किट इज अ कनेक्शन टू दी AC सोर्स। ठीक है, as shown in figure, LCR series circuit is connected to AC source supply। AC सोर्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने किसके साथ कनेक्टेड किया है, AC सोर्स के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, ओके, लेट अस कंसीडर द वोल्टेज ऑफ सोर्स V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी का, उसका सोर्स कितना है, Vm sin ओमेगा टी हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो सोर्स विल बी सोर्स टू बी V is equals to Vm sin omega t। Okay, at the time t, the capacitor has a charge is a Q, so that in the circuit is current is a flow is a I। तब सर्किट में करंट कितना फ्लो होने लगेगा, I फ्लो होने लगेगा। तब आपको किरचॉफ का सेकंड रूल्स का आपको यूज करना है। ठीक है, किरचॉफ का रूल्स यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे तीन एलिमेंट में आपने टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा है, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी दे रखा है। ओके, तो टोटल पोटेंशियल आपके पास अवेलेबल है V। ओके, सो दैट आप क्या लिख सकते हो, टोटल पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू potential difference of inductor, then after potential difference of resistors, then after potential difference of capacitor। ओके, ऐसे आपकी बेसिक फॉर्मूला आ सकती है। अभी क्या करना है कि भाई ए वाली फॉर्मूला में तीन एलिमेंट का आपको वैल्यू अटैच कर देनी है कि भाई व्हाट इज द VR एंड देन इट इज व्हाट इज द VL एंड व्हाट इज द VC। ओके, तो इंडिविजुअली आप एलिमेंट के पहले आप VL की आप वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आएगा आंसर LDI/dt, then after current का IR, then after Q/C is equals to B। बट एक पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, Vm sin ओमेगा टी दे रखा है ना। ओके, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, एनालिटिकल सॉल्यूशन का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी इंस्टेंस में उसका पोटेंशियल होगा Vm sin ओमेगा टी। ओके, तो हमारी इक्वेशन कैसे अपडेट होगी, LDI/dt प्लस IR प्लस Q/C इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ऐसे हमारी फॉर्मूला फाइंड आउट हुई। देन आपको क्या करना है कि भाई ये जो हमारी फॉर्मूला फाइंड आउट हुई है, इट इज़ द कन्वर्ट टू ऑल द एलिमेंट इन अ चार्ज। देखिए यहाँ पे करंट की फॉर्मूला अवेलेबल है, करंट I अवेलेबल है, यहाँ पे भी करंट I अवेलेबल है, बट हमको पूरे की पूरी इक्वेशन को एक चार्ज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, चार्ज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे I अवेलेबल है, सो दैट हम I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू dQ/dt हम लिख सकते हैं। ओके, तो ए सोल हो गया, ए चार्ज में कन्वर्ट हो गया। देन आपने हम DI/dt क्या हम लिख सकते हैं कि भाई DI/dt, तो इसमें I क्या है, dQ/dt है ना, तो इजी क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, D/dt और dQ/dt हम लिख सकते हैं। ओके, सो दैट क्या होगा कि भाई d²Q/dt² फाइंड आउट होगा, d²Q/dt²। ठीक है, ओके, तो ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हुआ DI/dt का। DI/dt इज इक्वल टू आप लिख सकते हो d²Q/dt²। तेरा पर I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो dQ/dt। इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, तो पूरे का पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक Q की टर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो L DI/dt इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, d²Q/dt² लिखना है, d²Q/dt²। देन आफ्टर
डी आई इज इक्वल टू आपको लिखना है डी क्यू अपॉन डी टी, सो दैट आर डी क्यू अपॉन डी टी एंड देन आपका क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो पूरे का पूरा इक्वेशन है कि क्यू की टर्म में वो कन्वर्ट हो गया। ओके, देन आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे देखिए आपका पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल भी वेरिएबल है और उसके कारण जो एसी हमको फाइंड आउट होगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा ना। यहाँ पे जो आई करंट है वो भी वेरिएबल होगा। ओके, ये आई करंट वेरिएबल है तो सो दैट आई करंट मीन्स करंट कैसे मिला, करंट कैसे फाइंड आउट हुआ, इज फ्लो ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो चार्ज भी कैसा होगा, चार्ज भी वेरिएबल होगा, क्या है, चार्ज भी वेरिएबल होगा। हमने अगले वाले क्वेश्चन में देखा था, अगले वाले क्वेश्चन में हमने करंट की फॉर्मूला हमने निकाली हुई थी भाई। करंट की फॉर्मूला क्या आ रही थी, करंट का फॉर्मूला इसमें हमने देखा था कि भाई करंट हमारा लीड था। करंट क्यों लीड था, क्योंकि हमने एक्सी को मैक्सिमम मान लिया था हिज कंपेरिजन टू एक्सएल। हमने ऐसी कंडीशन हमने मान लिया था कि भाई एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, सो देयर वहाँ के लिए वो जो पूरे के पूरी एलसीएल सीरीज सर्किट है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी कैपेसिटी रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगी तो इसमें हमारी करंट लीड होती है, वो आपको मालूम है π/2 जितनी लीड हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे हमको करंट के इक्वेशन में हमको मिल रही थी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या हम फाइव भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा क्या है, फेज है। ठीक है, ओके, ओमेगा टी प्लस थीटा ये पूरे का पूरा फेज है और यहाँ पे ओनली फॉर ओमेगा टी है, तो यहाँ पे उसका फेज डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो थीटा जितना वो लीड है और कैपेसिटर में हमारा करंट ऑब्वियसली क्या होने वाला है, लीड ही होने वाला है। ठीक है, ओके, देन अपन हमको क्या निकालना है, देन अपन हमको उसका इसका निकालना है कि भाई चार्ज की फॉर्मूला हमको निकालनी है। क्या निकालना है, चार्ज की फॉर्मूला हमको निकालनी है। ठीक है, ओके, तो चार्ज की फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे कि भाई चार्ज कैसे फाइंड आउट होगा, तो चार्ज की फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आई है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू एम, देन पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया चार्ज। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे चार्ज की मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके भाई, एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का मैं नाम दे देता हूँ। देन आपने यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, देन पर हमको क्या निकालना है, देखिए डी क्यू अपन डी टी भी निकालनी है, तो डी क्यू अपन डी टी हम निकालेंगे। तो डी क्यू अपन डी टी मीन्स के ए वाली पूरे की पूरी इक्वेशन का आपको डिफरेंशियल निकालना है। तो देखिए मैं एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, सो दैट डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू एम का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, तो क्यू एम इज अ कॉन्स्टेंट। देन आपने साइन का क्या होने वाला है, कॉस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। देन आफ्टर ये देखिए कि भाई टी के साथ ओमेगा एक कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट का क्या होगा, कोएफिशिएंट है जो ओमेगा टी का होगा ओनली फॉर ओमेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओमेगा, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्यू एम ओमेगा। ठीक है, मतलब ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये डी क्यू अपन डी टी का डिफरेंशियल फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा कि भाई उसका और एक बार हमको डिफरेंशियल निकालना है, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, उसका और बार हमको एक डिफरेंशियल निकालना है, तो ओमेगा और क्यू एम का सेम ही आएगा। देन अपने कोस का क्या होने वाला है, माइनस साइन, देन अपने यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा होगा, तो उसका डिफरेंशियल हमको क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा फाइंड आउट हुआ। ठीक है, एक किसके फॉर्मूला फाइंड आउट हुई, डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर के फॉर्मूला फाइंड आउट हुई। ओके, हमारे पास तीन की वैल्यू अवेलेबल है, कौन कौन सा, 3 एलिमेंट, क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, देन यहाँ पे डी क्यू अपन डी टी का भी फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, देन यहाँ पे डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर का भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है कि भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तीन वैल्यू आपको सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन में आपको अटैच कर देनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे आपको एल दे रखा है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं एल लिख देता हूँ, एल, देन यहाँ पे डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर के बदले में क्या लिख देता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो फर्स्ट टाइम अपनी कंप्लीट हुई, देन आफ्टर प्लस में लिखूंगा आर। ओके, देन आफ्टर डी क्यू अपन डी टी की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, तो ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आएगा। ठीक है, देन आफ्टर आपको अप्लाई पुट करनी है क्यू की वैल्यू। ओके, तो मैं क्यू की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, क्यू की वैल्यू हमने क्या अप्लाई की, प्लस
क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एन डिवाइड में आएगा सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, ऐसे हमने तीन की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ओके, देन आप हमको कॉमन निकालना है। ठीक है, तो हम कॉमन हम किसको निकालेंगे, देखिए हमको कॉमन निकालने के लिए हमको कॉमन इसलिए निकालना है क्योंकि हमारी जो ये पूरी इक्वेशन है वो पूरी एक इक्वेशन हमको एक्सी और एक्सेल की टर्म में चाहिए। मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है हमारा ये पूरी इक्वेशन हमको किसकी टर्म में चाहिए, एक्सी और एक्सेल की टर्म में चाहिए। तो व्हाट इज द एक्सी, एक्सी इज द कैपेसिटी रिएक्टेंस, जिसके एक्सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे साइड में मैं वर्क करता हूँ कि भाई एक्सी इज इक्वल टू कैपेसिटी रिएक्टेंस, सो दैट एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc। देन आफ्टर एक्सेल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ऐसा हमको बनाना है, ओमेगा एल आएगा और 1/ωc लाना है। तो देखिए यहाँ पे कि भाई एल और ओमेगा अवेलेबल है, बट यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का अवेलेबल है। तो हमको ओमेगा और क्यू एम हमको क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू एम और ओमेगा कॉमन निकलेगा, यहाँ पे भी क्यू एम कॉमन निकलेगा, बट यहाँ पे ओमेगा नहीं है। तो मैं ए वाली टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकता हूँ। ख्याल है आपको, देखिए यहाँ पे ओमेगा नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा कि भाई यहाँ पे मैंने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन अपने यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि भाई एक पूरी 3 वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से मैं क्यू एम ओमेगा को कॉमन लेना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए मैंने यहाँ पे क्यू एम ओमेगा को कॉमन ले लिया। ख्याल है आपको, ओके। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देन आप देखिए कि भाई ए वाली टर्म में कौन कौन सी वैल्यू बचने वाली है। देखिए क्यू एम निकल गया और ओमेगा 2 था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो इसमें से एक ओमेगा मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, माइनस ओमेगा एल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, देन आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्यू एम ओमेगा तो बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा ओनली फॉर आर। तो आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो आर इंटू आर कॉस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा बचेगा। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट प्लस यहाँ पे क्या बचने वाला है, क्यू एम ओमेगा तो कॉमन हो गया, तो 1/ωc बचेगा। तो 1/ωc यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, देन आफ्टर इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी आएगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए कि भाई पहले मैं यहाँ पे प्लस वाली में फॉर्मूला में लिख दूंगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अवेलेबल है और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अवेलेबल है। यहाँ पे है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अवेलेबल है। तो इन दोनों में से मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूँगा। इन दोनों में से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को मैं कॉमन ले लूँगा। तो क्या होगा इक्वेशन, 1/ωc माइनस ओमेगा एल आएगी ना। ओके, तो ऐसे मैंने क्या ले लिया, उसको कॉमन ले लिया और मैं वापस उस फॉर्मूला को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए आपने मैं इसका क्यू एम ओमेगा तो कॉमन ले लिया था, तो क्यू एम ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया था। पहले आपको रेजिस्टेंस वाला लिखना है, तो आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आप लिखेंगे। देन आफ्टर आपको मिसके उसको कॉमन ले लिया। देखिए इस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को कॉमन ले लिए और प्लस वाला आपको पहले लिखना है, तो 1/ωc माइनस 1/ωl लिखेंगे। 1/ωc माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और इज इक्वल टू आएगा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला फाइंड आउट हुई। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि आप देखिए यहाँ पे 1/ωc और माइनस ओमेगा एल है, तो कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला क्या होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला। ठीक है, वो मैं फॉर्मूला में लिखता हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। देन आफ्टर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू होता है 1/ωc। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1/ωc है और ओमेगा एल अवेलेबल है, इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल अवेलेबल है, एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1 ओमेगा सी के बदले आप एक्स लिख सकते हो और ओमेगा एल के बदले आप एक्सएल लिख सकते हो और ये इक्वेशन को आप मॉडिफाई बना सकते हो। ठीक है, ओके, मैं इक्वेशन को मैं अपडेट करूँगा। तो क्यू एम ओमेगा यहाँ पे आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस 1 ओमेगा सी, सो दैट एक्स सी माइनस एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, चल आया आपको। ओके, देन आफ्टर इम्पीडेंस का इक्वेशन हमको मालूम है। इम्पीडेंस का इक्वेशन हमने आगे डिराइव किया हुआ था फेजर डायग्राम में। ठीक है, व्हाट इज द इम्पीडेंस? इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स सी माइनस एक्स एल है ना, सो दैट ये वाली कंडीशन क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, सो दैट इम्पीडेंस का इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि भाई ये वाली हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इम्पीडेंस का और यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों में। वो कैसे डिवाइड किया वो आपको अगले वाली स्टेप में आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्यू एम ओमेगा जेड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड, यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और यहाँ पे आएगा वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे जेड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जेड इज अ इम्पीडेंस। ओके, देन आफ्टर अगला स्टेप हमारे पास अवेलेबल है कि भाई फेजर डायग्राम से आप उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम में ड्रॉ करूँगा, बट और आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ करूँगा, बट आपको एग्जाम में ड्रॉ करना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्स में ही मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करना नहीं है। ठीक है, ओके, तो हमारा फेजर डायग्राम देखिए एक्स सी माइनस एक्स एल है, तो हमारे इमेज के करंट रेजिस्टेंस के लिए तो यही आएगी। देन आफ्टर एक्स सी माइनस एक्स एल है तो एक्स इज मैक्सिमम, सो दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और ऐसा हमको रिजल्टिंग मिलता है जेड, यहाँ पे आर और यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्स एल। ऐसा आपने कल एक ग्राफ आपने देखा हुआ था फेजर डायग्राम वाला। ठीक है, ओके, और ये एंगल था हमारा, मिस्टेक कोई भी आप एंगल मान सकते हो उसको। ठीक है, ओके, तो ये एंगल में ले लेता हूँ कि भाई ये हमारा एंगल था, फाई एंगल था। कौन सा था? फाई एंगल। ओके, देन आप देखिए कि भाई आर अपॉन जेड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आर अपॉन जेड। तो आर अपॉन जेड ये आपका हाइपो है, तो बेस अपॉन हाइपो और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू क्या होती है? कॉस फाई की वैल्यू होती है ना। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। देन आप एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आपको जेड दिया हुआ है, तो एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड, सो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आपको दिया हुआ है, तो उसको हम लिखूंगा साइन फाई, साइन फाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड आप लिख सकते हो। ठीक है, और देन आफ्टर आपको टेन फाई निकालनी है, टेन फाई, सो दैट टेन फाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ये टेन फाई क्यों हमने निकाली? क्योंकि हमको फेज डिफरेंस उसका निकालना है फाई, तो फाई इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है? फाई इज इक्वल टू हमको मिलने वाला है टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू ए वाली इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू आपको मिली? देखिए आर अपॉन जेड इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे? कॉस फाई, और एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे? साइन फाई। ओके, और इक्वेशन को मैं अपडेट करता हूँ। देखिए क्यू एम ओमेगा जेड, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा एंड प्लस यहाँ पे आएगा साइन फाई और इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये वाली फॉर्मूला आप देखिए कि भाई कॉस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एक कौन सी जैसी फॉर्मूला है कि भाई कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा जैसी फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो आपकी बेसिक फॉर्मूला कैसे आती है? कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगी? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पे माइनस है, सो दैट प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ऐसे फॉर्मूला आएगी। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे अल्फा हम कौन सा कंसिडर करेंगे? देखिए यहाँ पे अल्फा मैं कंसिडर करना चाहता हूँ ओमेगा टी प्लस थीटा को, ओमेगा टी प्लस थीटा को। क्यों? क्योंकि ओमेगा टी को हम नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव ओमेगा टी है, तो मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं अल्फा इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा? ओमेगा टी प्लस थीटा में लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से ना थोड़ा एक्सचेंज कर देता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं ओ स्टेप में ज़्यादा में लिख देता हूँ क्यू एम ओमेगा जेड, मैं पहले में लिख देता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया बीटा। देन आफ्टर यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एंड यहाँ पे साइन फाइव में लिख देता हूँ इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसमें इक्वेशन में से कोई चेंजेस आने वाली नहीं है। बट मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको मालूम होना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज मुझे यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो मुझे भी यहाँ पे भी पॉजिटिव लानी है। इसलिए मैंने उसको अल्फा की टर्म में मैंने ले ली। देखिए अगर अल्फा की टर्म में आप नहीं लेते और बीटा की टर्म में लेते तो यहाँ पे बीटा नेगेटिव है, इसलिए ओमेगा टी की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती थी। मुझे यहाँ के साथ उसको कंपेरिजन भी करना था। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा कि भाई ए वाली फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देनी है यहाँ पे। तो क्यू एम ओमेगा जेड, तो कॉस अल्फा ओमेगा टी प्लस थीटा एंड बीटा, बीटा इज 5, तो सो दैट 5 और इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन नंबर 3। ओके, वो 3 वाली इक्वेशन को बोथ साइड आपको क्या करनी है? बोथ साइड आपको उसका कंपेरिजन करना है। देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 है। यहाँ पे वी एम अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्यू एम ओमेगा जेड अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इसके कंपेरिजन करेंगे। वी एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड की, वी एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड। ओके, तो व्हाट इज द वी एम? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होती है ना। तो वी एम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आई एम इंटू जेड लिख सकते हैं। सो दैट आई एम की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? क्यू एम ओमेगा फाइंड आउट हुई। आई एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई क्यू एम ओमेगा। ठीक है, देन आप दूसरा देखिए, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी ओमेगा टी तो आपके पास अवेलेबल है ही। ओके, देन आप मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे कोस साइन अवेलेबल है और यहाँ पे कोस अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एस साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एस साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कोस फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मैं एक स्टेप में और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन का। देखिए क्यू एम ओमेगा जेड ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू वी एम कॉस, मैं यहाँ पे मैंने कॉस लिख दिया और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर दिया। ठीक है, क्यों ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मैंने किया? क्योंकि आपकी फर्स्ट ऑर्डर में कॉस होती है पॉजिटिव, बट सेकेंड ऑर्डर में कॉस हो जाएगी नेगेटिव। सो दैट यहाँ पे आपकी नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए पॉजिटिव लाना है। सो दैट आपको माइनस पाई बाई 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहले वी एम और क्यू एम ओमेगा जेड के साथ हमने कंपेरिजन कर लिया, इसमें हमको आई एम इज इक्वल टू पी एम ओमेगा मिला। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट हमको फेज के बारे में कंपेरिजन करनी है। यहाँ पे ओमेगा टी, तो ओमेगा टी रहने दीजिए, बट यहाँ पे थीटा माइनस 5 अवेलेबल है इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। इसमें से आपको थीटा की वैल्यू को सब्जेक्टिव बनाना है। तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? थीटा इज इक्वल टू माइनस 5 को उस साइड ले जाए तो माइनस 5 बाई 2 प्लस आप 5 लिख सकते हो। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई और आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक करंट, तो आगे आपने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपने निकाला था। देखिए ये वाला आई इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी। ठीक है, वही आपको वापस निकालना है। आई इक्वल्स टू क्या होती है? डी क्यू अपन डी टी, और डी अपन डी टी क्यू की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई थी? क्यू एम साइन ओमेगा टी एंड प्लस लिखा हुआ था थीटा। ओके, तो उसके आपको फॉर्मूला निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए क्यू एम तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट क्यू एम ओमेगा, क्यू एम साइन का होगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करनी है? देखिए ये आपकी करंट की फॉर्मूला मिल गई आई, तो आई इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्यू एम ओमेगा है, तो क्यू एम ओमेगा के बदले आपको लिखना है आई एम, और कॉस ओमेगा टी अवेलेबल है, और थीटा की आप वैल्यू पुट कीजिए। तो थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 5 बाई 2।
ओके। पर यहाँ पे पाई बाई टू को हमको कैंसिल करनी है, तो पाई बाई टू को कैंसिल करने के लिए हमने ये पाई बाई टू है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो चेंज होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस पाई बाई टू है तो फर्स्ट ऑर्डर में ऑल एलिमेंट इज अ पॉजिटिव, सो दैट हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम, साइन का हो जाएगा कोस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारा करंट की फॉर्मूला फाइंड आउट हो गई। देन यहाँ पर मैक्सिमम आई एम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम आई एम इज इक्वल टू वी एम अपन जेड हम लिख सकते हैं ए वाली फॉर्मूला से, आई एम इज इक्वल टू वी अपन जेड। यहाँ पे आपको काउंस में लिख देना है कि भाई आई एम की वैल्यू हमने पुट की, आई एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा, ठीक है। ओके, तो वी एम अपॉन जेड होती है। ओके, तो जेड की मैं यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देता हूँ। आपने इम्पीडेंस क्या ले रखा था, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इम्पीडेंस की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। देन आफ्टर यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस भी हमने निकाला हुआ था, फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। ओके, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। देखिए मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैं वापस आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, थोड़ा लेंथी है। देखिए ये तीन अपने सीरीज में लगाया हुआ, सो दैट करंट इज द सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। द टोटल पोटेंशियल इज अ वी, तो वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंडक्टर एल डी आई अपॉन डी टी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर क्यू बाई सी इज इक्वल टू आएगा एन वी आएगा, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी पुट कीजिए, और पूरे की पूरी इक्वेशन मुझे चार्ज की टर्म में चाहिए, सो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, देन आप डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। तो पहले मैं डी क्यू अपॉन डी टी में ड्राइव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस टीटा, ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है। तो डी क्यू अपॉन डी टी के लिए हम उसका फाइंड आउट करेंगे, उसका डिफरेंशियल हम निकालेंगे, तो ओमेगा क्यू एम कोस ओमेगा टी प्लस टीटा हमको फाइंड आउट हुआ। उसका और बार हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस टीटा फाइंड आउट होगा। ये तीन की वैल्यू में यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा, तो यहाँ पे आपकी ये फॉर्मूला फाइंड आउट होगी। देन आफ्टर ए फॉर्मूला में मुझे एक्सी और एक्सएल चाहिए, तो व्हाट इज द एक्सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, व्हाट इज द एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ऐसी मुझे चाहिए वैल्यू, ठीक है। ओके, तो वो लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तीन एलिमेंट से मैं क्यू एम और ओमेगा को मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो क्यू एम ओमेगा को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड देन आफ्टर प्लस आर cos ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड देन आपका प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ओमेगा एल है, तो ओमेगा एल के बदले में क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सी लिख सकता हूँ। पहले तो आप देखिए इन दोनों स्टेप में साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आपका क्या निकलने वाला है, कॉमन, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं ये वाली टर्म में मैं उसको पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर होती है, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होती है। तब अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगी तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बोथ में, ठीक है। ओके, देखिए तो यहाँ पे इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको माइंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। आप रफ पेज में आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आर एक्सी माइनस एक्सएल, अगर एक्सएल माइनस एक्सी आएगा तो हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, और अपन यहाँ पे जेड आएगी, ठीक है। तो आर अपॉन जेड इज इक्वल टू होती है कॉस पाई, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड होती है साइन पाई, और टेन पाई हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें से हमको फेजर फाइंड आउट हुआ, ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट हुआ उसका, फेजर डिफरेंस। ओके, देन आफ्टर हमने यहाँ पे देखिए के बाई आर अपॉन जेड की वैल्यू पुट की, देन आफ्टर एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड की वैल्यू पुट की, और हमने देखा कि भाई ए वाली टर्म तो हमारी कोस अल्फा माइनस बीटा जैसी इक्वेशन मिल रही है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, तो हमको ये साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो एक कोस को आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया, तो कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव एंड कोस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू हमको मिला। तो इन दोनों को मुझे कंपेरिजन करनी है, तो यहाँ पे वी एम है, तो यहाँ पे क्यू एम ओमेगा जेड अवेलेबल है, तो वी एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड, और वी एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई अपॉन जेड, आई इंटू जेड, सो दैट आई एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा। देन आपका थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, सो दैट थीटा इज इक्वल टू दिस। देन आपका इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला होती है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और क्यू की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, उसका डिफरेंशियल हमने निकाला, तो ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा फाइंड आउट हुआ, तो ओमेगा क्यू एम इज इक्वल टू आई एम, सो दैट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू, तो ए पाई बाई टू एम इसका कन्वर्ट हो जाएगी साइन में, तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
તેના પર આઈ એમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વી અપોન ઝેડ, તો ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ एक्स माइनस एक्सएल का स्क्वायर, તેના પર फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्सएल अपॉन आर फाइंड आउट होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई थियरी। एनालिटिकल सॉल्यूशन से आपने उसको करंट की फॉर्मूला डिराइव कर दी। देन आपने हमको नेक्स्ट देखना है कि भाई एक करंट की फॉर्मूला तो आपने डिराइव की, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन ज़ेड, और ये हमको करंट मैक्सिमम बनानी है। करंट हमको क्या बनानी है? मैक्सिमम बनानी है, और भी हमको मैक्सिमम चाहिए। तो ये डिवाइड वाला जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, वो इम्पीडेंस हमको कम करना पड़ेगा। वो इम्पीडेंस हम कम करेंगे तब हमको मैक्सिमम करंट हमको मिल सकती है। ठीक है, ओके, वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम करंट हमको चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम करंट हमको निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम करंट? तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो फॉर्मूला फाइंड आउट हुई उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन ज़ेड। तो व्हाट इज द ज़ेड? ज़ेड इज इक्वल्स टू इम्पीडेंस एंड दिस वैल्यू इज आर स्क्वायर प्लस, आप कोई भी लिख सकते हो, एक्सएल माइनस एक्सी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सएल माइनस एक्सी। मैंने आगे जो एग्जाम्पल दिया हुआ था इसमें मैंने लिखा हुआ था एक्सी माइनस एक्सएल, बट यहाँ पे मैं कंडीशन में अप्लाई कर देता हूँ कि भाई एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सो दैट ऐसा आएगा, और उसका मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। ओके, ए वाली फॉर्मूला को जेड इज इक्वल टू आपको क्या मिला? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर मिला। ठीक है, ओके, और जेड इज इक्वल टू आप दूसरी टर्म में भी आप लिख सकते हो आर स्क्वायर, एक्सएल की आप वैल्यू पुट करके ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, ओके, एक करंट को अगर आपको मैक्सिमम बनानी है तो ऑब्वियसली उसका जो डिवाइड वाला पोर्शन है वो आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। सो देन यहाँ पे डिवाइड में अवेलेबल है इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस आपको मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो इम्पीडेंस आप कैसे मिनिमम करेंगे? देखिए कि भाई उसके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट अवेलेबल है, तो आप कोई भी तरीके से इसमें से इन दोनों एलिमेंट का आंसर आप 0 ला दीजिए। इन दोनों एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन आप 0 ला दीजिए। तो 0 ला दीजिए तो क्या होगा? एक 3 एलिमेंट से हमारा पास ओनली फॉर एक ही एलिमेंट बचेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने एक 3 एलिमेंट से एक ही एलिमेंट आपने बना दिया। ठीक है, आपने कोई भी तरीका लगा के आपने क्या कर दिया कि भाई एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर दिया। क्या कर दिया? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, ओके, मैं पहले तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड आउट होगी? इम्पीडेंस की वैल्यू हमको मिनिमम करनी है। इन एसी सर्किट जेड शुड बी मिनिमम। ठीक है, हमको जेड की वैल्यू मिनिमम करनी है। ओके, तो जेड की वैल्यू देखिए कि भाई वो ओमेगा से इफेक्टिव है। तो जेड की वैल्यू कैसे ओमेगा से इफेक्टिव है उसका हम देखिए, इफेक्ट ओमेगा इन जेड। ठीक है, इनमें से 2 एलिमेंट ऐसा है कि भाई वो ओमेगा के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कौन कौन सा? ये दोनों रिएक्टेंस अवेलेबल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एल ओमेगा। ओके, इसमें देखिए कि भाई ओमेगा अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो आपका आपकी करंट क्या होगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। चला, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। If omega is increase, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा इज इंक्रीज सो दैट एक्सएल इज इंक्रीज। देन आफ्टर एक्सी कैपेसिटी रिएक्टेंस का इक्वेशन होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। इफ ओमेगा इज इंक्रीज, अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो देखिए डिवाइड वाला पोर्शन इंक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। सो दैट एक्सी इज डिक्रीज। एक्सी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, ओके, उसका उल्टा सोचिए कि भाई इफ ओमेगा इज अ डिक्रीज सो दैट एक्सएल इज अ डिक्रीज। देन आफ्टर इफ ओमेगा इज इंक्रीज, ओमेगा इज अ डिक्रीज सो दैट एक्सी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अल्टरनेटली वो चेंज होके जाएगा। बट देखिए यहाँ पे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी है, एक्सएल माइनस एक्सी है, तो इसमें से एक टर्म इंक्रीज होती है और दूसरी टर्म डिक्रीज होती है, तो इसमें से कोई चेंजेस आने वाला है? नहीं आने वाला है।
ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट जेड शुड बी द मिनिमम को करना है। तो जेड शुड बी मिनिमम करने के लिए हमने क्या तरीका लगाया कि भाई कैसे भी करके हमने एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, कंडीशन फॉर जेड टू बी मिनिमम, कंडीशन फॉर जेड टू बी मिनिमम हमने क्या कर लिया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हमने कर दिया। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी चला है आपको। तो एक्सएल की वैल्यू पुट कीजिए, एक्सएल की वैल्यू आई ओमेगा एल और यहाँ पे ओमेगा सी। ठीक है, ओके। देखिए ओमेगा को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, एल को मैं यहाँ पे लाता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC होगा। सो दैट ओमेगा इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ, √LC फाइंड आउट हुआ। देखिए ये इक्वेशन बहुत कुछ आपको समझाती है। वो क्या समझाती है, देखिए कि भाई आपने एसी सोर्स सप्लाई किया तो एसी सोर्स का जो पोटेंशियल था वो कितना था, एसी सोर्स का जो पोटेंशियल था वो ऐसा था कि भाई V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। ठीक है, और आपने तीनों एलिमेंट यहाँ पे लगाए हुए थे सीरीज में, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो तीन आपने एलिमेंट लगाए। मैं यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्मॉल, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द इंडक्टर एंड दिस इज द कैपेसिटर। उसके साथ मैंने यहाँ पे एसी सोर्स सप्लाई किया, दिस इज द RLNC और दिस एसी सोर्स इज इक्वल टू V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। ठीक है, ओके। तो जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ए वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ए वाली फ्रीक्वेंसी है। तो आपको कैसे फ्रीक्वेंसी रखनी है, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी ए वाली जो फ्रीक्वेंसी है, एसी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे बनानी है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी का आंसर तो आपको मिल गया यहाँ से। ओके, देन आफ्टर आप जो सर्किट में ए वाली जो सर्किट में आप एल यूज़ करेंगे ना, तो एल आपका कांस्टेंट होगा, ओनली फॉर वेरिएबल कौन सा होगा, सी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो एल की वैल्यू फिक्स होती है, ओमेगा की भी वैल्यू फिक्स होती है। तो ओनली फॉर आपको किसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको ओनली फॉर सी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं सी को मैं सब्जेक्टिव बनाना चाहता हूँ। ओके, तो सी को आप कैसे सब्जेक्टिव बनाएंगे, बहुत साइड मैंने क्या कर लिया, देखिए ए वाली टर्म में से मैं सी को मैं सब्जेक्टिव बनाऊंगा, तो सी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/L ओमेगा स्क्वायर। चला ये आपको क्या करना था, जेड की वैल्यू मिनिमम करनी थी। तो जेड की वैल्यू मिनिमम आप कैसे कर सकते हो, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी लेके, देखिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी कर दीजिए, तो यहाँ पे पूरे के पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और इंपीडेंस ओनली फॉर √R² होगा, ओनली फॉर R पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और रिएक्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। बट ऐसा कब होता है, जब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC होती है। मीन्स के यहाँ पे जो आपने एसी सोर्स में जो ओमेगा दे रखा है, एसी सोर्स का ओमेगा है सपोज के है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 100 इज इक्वल टू 1/√LC। इसमें जो आपने एल और सी की एलिमेंट कंसिडर की है उसका आप रूट मल्टीप्लाई कीजिए, उसका इन्वर्स कर दीजिए, तो उसका आंसर 100 आना चाहिए। तो इसमें एल की भी वैल्यू फिक्स होती है बट ओनली फॉर वेरिएबल होती है सी। ठीक है, ध्यान पर हमको क्या निकालनी है, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, बट हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए 2π/T, तो ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2πf इज इक्वल टू 1/√LC में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/2π√LC। तो इससे आप फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा होने से आपका इम्पीडेंस में मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जेड इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XC का स्क्वायर, सो दैट जेड इज इक्वल टू √R², सो दैट R। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, आई में से आई मैक्सिमम बन जाएगा, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू VM/Z मिनिमम, और Z मिनिमम आपका कितना फाइंड आउट हुआ, VM/R फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ओके, ऐसे आपने करंट को मैक्सिमम बना दिया। देखिए ए वाली टर्म आप समझिए कि भाई इसमें मैंने क्या कर दिया कि भाई उसका इम्पीडेंस है वो मिनिमम बनाने के लिए ए वाली टर्म को मुझे जीरो करना था। अब कैसे जीरो कर सकते हो, आपके पास एक ही कंडीशन अवेलेबल है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी आप कर दीजिए, तो एक्सएल की वैल्यू होगी ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा_C, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC फाइंड आउट होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T होती है, बट यहाँ पे 2πf इज इक्वल टू 1/√LC होगा। इसमें सब फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए तो 1/2π√LC निकलेगी। ठीक है, ओके। ए वाली इक्वेशन क्या कहना चाहती है, उसका आपको फिजिकल मीनिंग समझना है भाई, कि भाई ए ओमेगा है तो ओमेगा आपको एसी सप्लाई सोर्स में से आपको मिलेगा, वो ओमेगा की वैल्यू आपको ऐसी मिलनी चाहिए कि भाई इसमें से आपको सी को चेंज करना है। सी की वैल्यू आप कैसे चेंज कर सकते हो, सी इज इक्वल टू 1/L ओमेगा स्क्वायर करके। ठीक है, सी इज अ वेरिएबल होगा, बट इंडक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई भी इंडक्टर आपको दे दिया होगा। ठीक है, बट सी इज अ वेरिएबल, तो सी की वैल्यू चेंज करके हमने उसकी भी फ्रीक्वेंसी कैसे बना दी, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी भी हमने कैसे बना दिया, ओमेगा जितनी बना दिया। इसमें से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट ओनली फॉर 2 ही एलिमेंट है, आर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करके हमने उसकी भी फ्रीक्वेंसी इतनी बना दिया, तो क्या होगा,
तो हमारी मीन्स के सर्किट में मैक्सिमम करंट जनरेट होगा। और ये मैक्सिमम करंट क्या जनरेट करेगी, एक रेजोनेंस क्रिएट करेगी। तो हमारा अगला टॉपिक होगा रेजोनेंस। ठीक है, ओके।